तो आज शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में मगध साम्राज्य। पहले देख लेते हैं मगध साम्राज्य में कौन कौन वंशों ने शासन किया, उसके बाद हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अब देख लीजिए मगध साम्राज्य में ऐसे प्रथम राजवंश जो नाम आता है उसका नाम था बृहदत्त वंश, है ना। राजा बृहदत्त के नाम से बृहदत्त वंश का नाम आता है। लेकिन मगध साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक महत्वपूर्ण राजवंश कौन था, तो हर्यंक वंश मगध साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक महत्वपूर्ण राजवंश था। इसका शासनकाल 545 से 412 ईसा पूर्व, 545 से 412 ईसा पूर्व। मगध राजवंश में हर्यंक वंश पहला महत्वपूर्ण राजवंश था। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार हुआ। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु हुआ, फिर उदयन हुआ और हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक हर्यंक वंश का अंतिम शासक। ओके, सब के बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा भी करेंगे। उसके बाद आइए शिशुनाग वंश, है ना। हर्यंक वंश के बाद मगध राजवंश पर शिशुनाग वंश का शासन हुआ। इसका पीरियड था 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग व्यक्ति था, शिशुनाग, और इसी के नाम पर राजवंश का नाम पड़ा शिशुनाग। शिशुनाग के बाद कालाशोक या काकवर्ण शिशुनाग वंश का शासक हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसके बाद नंदीवर्धन या महानंदिन या नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। ओके, उसका तीसरा राजवंश जो हुआ मगध साम्राज्य में वह था नंद वंश। नंद वंश का शासनकाल 344 से 322 ईसा पूर्व। इस नंद वंश में दो शासकों का नाम इतिहास में आता है। इसके नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद। क्या नाम था, महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। और सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ धनानंद, है ना। धनानंद के बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे आगे। ओके, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण राजवंश जो मगध साम्राज्य में हुआ वह था मौर्य वंश। मौर्य वंश का पीरियड 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। यह मगध साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली राजवंश हुआ। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार हुआ। बिंदुसार के बाद अशोक हुआ और अशोक के बाद जो है कुणाल मौर्य वंश का शासक बना, कुणाल। अंतिम शासक बृहदत्त था, अंतिम शासक बृहदत्त। तो ये हम लोग चार राजवंशों के बारे में यहाँ पर पढ़े। मौर्य वंश के बाद का जो फेज था वह इतिहास में उत्तर मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। लेटर मौर्य एज कहा जाता है मौर्य वंश के बाद के फेज को। तो लेटर मौर्य एज में कौन कौन सा राजवंश हुआ उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले अभी हम लोग यहाँ देख लें, चार राजवंशों के बारे में डिटेल्स स्टडी कर लें। हर्यंक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश, नंद वंश और सबसे महत्वपूर्ण मौर्य वंश के बारे में डिटेल्स स्टडी करने के बाद हम लोग लेटर मौर्य एज में प्रवेश करेंगे। ओके, अब तो ये हम लोग राजा का नाम देखिए। अब हर एक राजवंश के बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हर्यंक राजवंश के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आइए पहले चलते हैं हर्यंक वंश। मगध साम्राज्य का पहला महत्वपूर्ण राजवंश हर्यंक वंश था। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार हर्यंक वंश का संस्थापक था। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया, है ना, वास्तविक संस्थापक माना गया। और इसको भारत का पहला राजा भी माना गया। भारत का पहला राजा कौन था, तो बिंबिसार। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेनिक कहा गया। श्रेनिक, इसका उपनाम भी श्रेनिक रखा गया। कौन कहता है, तो जैन साहित्यों में बिंबिसार को श्रेनिक के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, बिंबिसार जब मगध साम्राज्य की स्थापना किया तो गिरिव्रज यानी कि राजगीर को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया, है ना। बिंबिसार के समय में राजगीर यानी गिरिव्रज
मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग राज्य को मगध में शामिल कर लिया। अंग मतलब आज का जो भागलपुर है, अंग प्रदेश। तो अंग प्रदेश में बिंबिसार के समय में ब्रह्मदत्त का शासन था। तो बिंबिसार क्या किया, ब्रह्मदत्त को पराजित किया और अंग प्रदेश को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। बिंबिसार जो है वह वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया, है ना। वैवाहिक संबंध स्थापित कर विभिन्न राज्यों के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कोसल देश, है ना, कोसल देश जिसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी, तो कोसल देश के राजा थे राजा प्रसेनजीत। क्या नाम था कोसल देश के राजा का नाम? राजा प्रसेनजीत की बहन थी कोसल देवी। बिंबिसार क्या किया, कोसल देवी के साथ विवाह कर लिया। राजा प्रसेनजीत की बहन कोसल देवी के साथ बिंबिसार विवाह कर लिया और इस विवाह के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी मिल गया। यानी कि काशी बिना खून खराबा किए, बिना युद्ध किए बिंबिसार को काशी मिल गया दहेज के रूप में, है ना। काशी जो कोसल देश के राजा के अधीन हुआ करता था, जब बिंबिसार कोसल के राजा प्रसेनजीत की बहन कोसल देवी के साथ विवाह करता है तो दहेज के रूप में काशी बिंबिसार को प्राप्त हो जाता है। ध्यान में रखना है। बिंबिसार के समय उसका एक प्रसिद्ध राज वैद्य था जो कि उस समय इंडिया का प्रसिद्ध वैद्य माना जाता था, जीवक। जीवक बिंबिसार का राज वैद्य था, है ना, जिसे बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रदोत के चिकित्सा हेतु भेजा था, है ना। अवंती के राजा थे चंड प्रदोत के चिकित्सा के लिए बिंबिसार अपना राज वैद्य जीवक को भेजता है। ओके, बिंबिसार को प्रथम भारतीय राजा माना गया। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, बिंबिसार, है ना। बिंबिसार को पहला भारतीय राजा कहा गया और पहला भारतीय राजा था जो प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना चाहा था, वह था बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु अजातशत्रु क्या किया, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है और खुद मगध साम्राज्य का शासक बन जाता है। यानी कि बिंबिसार के बाद हर्यंक वंश का दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु, जो अपने पिता की हत्या करने के बाद मगध साम्राज्य का शासक बना। इसका उपनाम कुनिक था। कुनिक किसको कहा गया है? अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। इसने काशी एवं वज्जी संघ को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। काशी तो मिला हुआ था दहेज के रूप में, लेकिन काशी को पर अपना पूरा प्रभाव स्थापित करने के लिए अजातशत्रु काशी पर आक्रमण कर जीत लेता है और वज्जी संघ यानी वैशाली को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लेता है अजातशत्रु, है ना। अजातशत्रु के काल में इसका योग्य मंत्री था वशस्कार। क्या नाम था? वशस्कार अजातशत्रु का बड़ा ही योग्य मंत्री था और अजातशत्रु इसी वशस्कार की मदद से, की सहायता से वैशाली पर विजय हासिल करता है। कहा जाता है कि अगर वशस्कार नहीं होता तो अजातशत्रु वैशाली पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। अजातशत्रु अगर वैशाली पर विजय हासिल किया तो इसका सारा श्रेय उसके सुयोग्य मंत्री वशस्कार को दिया गया। ठीक है। वैशाली युद्ध के समय में अजातशत्रु 2 नए अस्त्र का प्रयोग किया था। रथ मूसल और महाशिला घंटक नामक 2 नए अस्त्रों का प्रयोग किया था अजातशत्रु वैशाली युद्ध के समय। ध्यान में रखना है, रथ मूसल और महाशिला घंटक नामक 2 नए अस्त्रों का प्रयोग करता अजातशत्रु किस युद्ध के समय? तो वैशाली युद्ध के समय। और वैशाली युद्ध को जो अजातशत्रु जीतता है वह अपने योग्य मंत्री वशस्कार की मदद से। ओके, इसी के शासन काल में, अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष
है ना, महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। यानी कि कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध अजातशत्रु के समकालीन थे, और अजातशत्रु जब शासक बना था तो शासक बनने के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ओके, इसी के शासन काल में, है ना, राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु के काल में ही राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि बौद्ध संगीति जो है वह 4 बार बुलाया गया था। पहला बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के मृत्यु के कुछ दिन के बाद राजगीर में बुलाया गया प्रथम बौद्ध संगीति, और उस समय मगध का राजा कौन था, तो अजातशत्रु। इस बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया था। सूत पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। ओके, अजातशत्रु लगभग 32 वर्षों तक शासन किया, और बड़ा ही बेहतरीन शासन इसका रहा अजातशत्रु का। इसका उपनाम ध्यान में रखेंगे, कुनिक। इसका उपनाम था कुनिक। अजातशत्रु के पुत्र का नाम था उदाइन, है ना। जो काम अजातशत्रु अपने पिता के लिए किया था, पिता की हत्या करके शासक बना था, वही घटना अजातशत्रु के साथ भी घटित हुई। अजातशत्रु का अपना पुत्र था उदाइन। उदाइन क्या किया, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध का शासक बना। यानी कि हर्यंक वंश में एक प्रचलन था कि पिता की हत्या करके शासक बनना, है ना। हर्यंक वंश में एक प्रथा, एक रीति बन गया था, एक प्रचलन बन गया था कि पिता को मार करके ही मगध का शासक बनना है। तो अजातशत्रु की हत्या करके उसका पुत्र उदाइन मगध का शासक बनता है। पुराण और जैन ग्रंथ कहता है कि पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना किया था। उदाइन जो है वह पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया। इस बात की जानकारी कौन देता है, तो पुराण और जैन ग्रंथ कहता है कि पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर नामक नए नगर की स्थापना किया, और मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र लाया। कौन लाया, तो उदाइन। यानी कि किसके काल में, है ना, किसके काल में पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बन जाती है, तो उदाइन के काल में पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बन जाती है। और यहीं से, है ना, पाटलिपुत्र का वैभव शुरू होता है। पाटलिपुत्र इतना वैभवशाली हो गया यहाँ से, और खासकर मौर्य साम्राज्य तक आते आते पाटलिपुत्र का वैभव इतना बढ़ गया कि पूरे भारत में इससे समृद्ध राज्य कोई नहीं था पाटलिपुत्र। तो उदाइन जो है वह पहला शासक था जो पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। उदाइन ही पाटलिपुत्र नामक नए नगर की स्थापना किया। आपको बता दें पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था, तो कुसुमपुर। ओके, उदाइन जो है वह जैन धर्म को मानने वाला था, जैन धर्म पर विश्वास करता था उदाइन। ओके, हर्यंक वंश का अंतिम शासक जो हुआ वह नागदशक। हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक। यानी कि हर्यंक वंश का पहला शासक कौन था, तो बिंबिसार। दूसरा शासक अजातशत्रु, तीसरा शासक उदाइन, और चौथा अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक, है ना। ये हर्यंक वंश के बारे में हम लोग चर्चा किए।